ध्वनि का संचरण। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव्य या गैस हो सकता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। सर्वप्रथम संपर्क में आने वाले कण अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित होते हैं। इसके पश्चात ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं और समीप का कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाता है। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस आ जाता है। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि कानों में नहीं पहुंच जाती। कंपमान वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होकर गुजरता है, परंतु कण स्वयं आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर माध्यम के कणों के कंपन द्वारा गति करता है। अतः ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता है। चूंकि ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा उत्पन्न होती है, अतः ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। ध्वनि का संचरण। एक टिन का डब्बा लीजिए। इसके दोनों सिरों को काटकर एक खोखला बेलन बना लीजिए। एक गुब्बारा लेकर इसे डिब्बे के ऊपर फैला दीजिए। फिर गुब्बारे के चारों ओर रबर का एक छल्ला लपेट दीजिए। समतल दर्पण पर एक छोटा टुकड़ा लीजिए। दर्पण के इस टुकड़े को गोंद की सहायता से गुब्बारे से इस प्रकार चिपकाइए कि उसकी चमकदार सतह ऊपर की ओर हो। एक झिर्री से आने वाले प्रकाश को दर्पण पर पड़ने दीजिए। चित्रानुसार परावर्तन के पश्चात प्रकाश का धब्बा दीवार पर पहुंचता है। डिब्बे के खुले भाग में सीधे ही बात कीजिए या चिल्लाइए और दीवार पर प्रकाश के धब्बे को नाचते हुए देखिए। हाँ, इस क्रियाकलाप से हम देख सकते हैं कि ध्वनि प्रकाश के धब्बे को नचाती है। तरंगों के प्रकार। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्ध्य तरंगे। जब हम किसी डोरी के एक सिरे को स्थिर रखकर दूसरे सिरे को डोरी की लंबाई के लंबवत कंपमान करते हैं, हमने देखा है कि कण विक्षोभ की दिशा में संचरण के लंबवत ऊपर नीचे दोलन करते हैं। इस प्रकार संचरित तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। जब किसी पत्थर को तालाब के स्थिर जल में फेंका जाता है तो वहां भी अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। यह छोटे कणों से टकराती है। ये कण अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जल में बढ़ते हुए संचरित होते हैं। वास्तव में ये कण अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे तरंग के संचरण की लंबाई के लंबवत गति करते हैं। कुछ तरंगों में कण विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर आगे पीछे दोलन करते हैं। इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसकी व्याख्या करते हैं। एक स्लिंकी को खींचकर एक सिरे से इसे बारी बारी से धकेलिए और खींचिए। तरंगों का विन्यास देखिए। हम देख सकते हैं कि कणों की तरंग विक्षोभ की दिशा के समांतर आगे पीछे गति करती है। तरंगों के इस प्रकार के संचरण को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। ध्वनि तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल, तारत्व, प्रबलता तथा ध्वनि की चाल द्वारा वर्णित किया जा सकता है। ध्वनि का तरंग के रूप में ग्राफीय निरूपण किया जा सकता है। जब ध्वनि किसी माध्यम में गति करती है तो इसके घनत्व तथा दाब में परिवर्तन होता है। संपीड़न उच्च दाब तथा
घनत्व के वे क्षेत्र हैं जहां कणों की संख्या अधिक होती है, और वक्र के ऊपरी भाग अर्थात भृंग द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। विरलन निम्न दाब तथा घनत्व के वे क्षेत्र हैं जहां कण दूर दूर हो जाते हैं और इन्हें वक्र के निम्न भाग अर्थात गर्त द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां से प्रारंभ करें। S किस प्रकार से एक ही है? दो लगातार संपीड़नों यानी श्रृंगों अथवा दो लगातार गर्तों को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इसे संकेत ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर यानी m है। तरंग दैर्ध्य प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे संकेत ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज यानी Hz है। आवृत्ति ध्वनि तरंग का आवर्तकाल माध्यम के घनत्व में एक दोलन पूर्ण करने में लिए गए समय को ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे अक्षर T से प्रदर्शित किया जाता है। इसका SI मात्रक सेकंड यानी S है। ध्वनि तरंग का आयाम श्रृंग अथवा गर्त की ऊंचाई होता है। आयाम त्वरत्व किसी वाद्य ध्वनि का वह गुण है जो कर्कश या तीव्र ध्वनि को मंद या गंभीर ध्वनि से पृथक करता है। यदि आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, और यदि आवृत्ति कम होती है तो तारत्व कम होता है। चूंकि ध्वनि लगभग एक की चाल से गमन करती है, अतः कम तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि अधिक आवृत्ति से जाती है। इसकी आवृत्ति अथवा तारत्व अधिक होता है। दूसरे शब्दों में इसकी ध्वनि तेज होगी। तीव्रता सांगीतिक ध्वनि का वह गुण है जो हमारे कानों में उत्पन्न संवेदना की मात्रा यानी तीव्रता को निर्धारित करती है, और हम समान तारत्व वाली दो ध्वनियों के बीच अंतर कर पाते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाले कुछ वाद्य यंत्र जैसे गिटार प्रदर्शित कीजिए और इसके बाद ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। ध्वनि की तीव्रता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। यदि आयाम अधिक होता है तो ध्वनि तेज होगी, और यदि आयाम कम होता है तो ध्वनि मृदु होगी। ध्वनि की तीव्रता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। यदि आयाम अधिक होता है तो ध्वनि तेज होगी। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल ठोस में अधिक, द्रव में ठोस से कम तथा गैस में सबसे कम होती है। ध्वनि की चाल माध्यम के तापमान पर भी निर्भर करती है। यदि माध्यम का तापमान अधिक है तो ध्वनि की चाल अधिक होगी। ध्वनि की चाल ठोस वस्तुओं, द्रवों तथा गैसों द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदर्शित कीजिए। ध्वनि की चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति। V बराबर लैम्डा गुणा न्यू। ध्वनि का परावर्तन प्रकाश की भांति ध्वनि किसी ठोस अथवा तरल सतह से परावर्तित होती है और परावर्तन के नियमों का पालन करती है। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसकी व्याख्या करते हैं। दो एक समान लंबाई के पाइप लीजिए और इन्हें किसी दीवार अथवा धात्विक प्लेट के समीप एक मेज पर व्यवस्थित कीजिए। एक पाइप के खुले सिरे के पास एक घड़ी रखिए और दूसरे पाइप की स्थिति को समायोजित करके घड़ी की ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। अब आपतन तथा परावर्तन कोणों की माप कीजिए। इसके पश्चात दूसरा पाइप उठा लीजिए और ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। यह ज्ञात होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है।
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर स्थित है। श्रव्यता का परिसर। मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि सुन सकता है। जिस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कुत्ते, हाथी, गैंडा, व्हेल आदि प्राणी अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं और सुनते हैं। जिस ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़, चूहे, पोर्पाइज आदि पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं और सुनते हैं। चमगादड़ किसी बाधा अथवा अपने शिकार की पहचान के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उपयोग करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। साफ किए जाने वाले पुर्जों को एक मार्जन विलय में रखते हैं और इसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल के कण पुर्जों से अलग हो जाते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग धात्विक पिंडों में दरारों की पहचान करने के लिए किया जाता है। समायोजन को देखिए। इसमें एक कंप्यूटर, पल्स रिसीवर, पारेषक तथा ग्राही है। पारेषर उपकरण तथा ग्राही को धातु की सतह पर रखिए और यदि इसमें दरारें हैं तो पराश्रव्य तरंगे धात्विक पिंड में भेजी जाती हैं। तरंगे परिवर्तित होकर वापस आती हैं और दरारों की पहचान की जा सकती है। इसे एक ग्राफ में शीर्ष के रूप में प्रदर्शित किया गया है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग मनुष्य के शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र प्राप्त करने हेतु अल्ट्रासाउंड स्कैनरों में किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग यकृत में निर्मित छोटी पथरी को तोड़ने में किया जाता है, जिसे मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। सोनार। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग है। यह ऐसा उपकरण है जो पानी के अंदर की वस्तुओं की दूरी, दिशा तथा चाल की माप करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है। जलयानों में संस्थापित सोनार में एक पारेषक तथा एक सूचक होता है। पारेषक पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है जो समुद्र के पानी में जाता है और वस्तु से टकराकर सूचक तथा परावर्तित होकर वापस लौट आता है। वस्तु की इस दूरी को जल में ध्वनि की चाल तथा पराश्रव्य ध्वनि के पारेषण और ग्रहण के बीच लगे समय के द्वारा संगणित किया जा सकता है। यदि पारेषण तथा ग्रहण के बीच लगने वाला समय t है और पराश्रव्य ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी 2d है, तब 2d बराबर v गुणा t अथवा d बराबर कोष्ठक v गुणा t कोष्ठक बटा 2। मनुष्य के कान की संरचना। बाहरी कान, जिसे कर्णपल्लव कहते हैं, ध्वनि तरंगे एकत्रित करता है। ध्वनि तरंगे श्रवण नलिका से गुजरती हुई एक पतली झिल्ली कर्णपटह तक पहुंचती है। कर्णपटह कंपन करता है। मध्य कर्ण की 3 हड्डियां मुग्दरक, निहाई तथा वलयक इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। तत्पश्चात मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों को अंतः कर्ण तक संचरित कर देता है। अंतः कर्ण में ध्वनि तरंगों को कर्णावृत द्वारा विद्युत संकेतों में परावर्तित कर दिया जाता है और श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इसके पश्चात मस्तिष्क इन तरंगों की ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है।